हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदित स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विदित स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम हिंदी के 50 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 50 प्रश्नों में से आपके 30 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे उसके बाद आंसर करना है। तो यहाँ पे कर्मवाच्य दिया गया है, जिस वाक्य में जो क्रिया का प्रयोग है कर्म के अनुसार होता है तो वहां पे कर्मवाच्य होता है, यह पॉइंट याद रखेंगे। और जो क्रिया का प्रयोग है अगर कर्ता के अनुसार होता है तो वहां पे कर्तृवाच्य हो जाएगा। और जो यहाँ पे कोई भी वाक्य है उसमें जो क्रिया का प्रयोग है अगर भाव के अनुसार हो रहा है तो वहां पे भाववाच्य होता है। तो यहाँ पे कर्मवाच्य दिया गया है तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाला राइट आंसर होगा। कमीज दर्जी द्वारा सिल दी गई, यह कर्मवाच्य का उदाहरण है तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान ने राजभाषा घोषित किया है। तो यहाँ पे जो भारत का संविधान है उसमें देखेंगे जो भाग 17 है, जो अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक है, उसमें जो हिंदी भाषा है हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें ए को चूज किए राइट हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि जो ढूढ़ाही बोली है उसका दूसरा नाम जो अधिक प्रचलित है वह क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ढूढ़ाही बोली है उसका यहाँ पे जो दूसरा नाम है वह जयपुरी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें बी को चूज किए वह राइट हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, सभी को प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। काफ़ी ईजी है, जल्दी से प्रयास करिए। दिया गया प्रथम पद संख्यावाचक होने पर कौन सा समास होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जिसमें भी पहला पद संख्यावाची होता है या संख्यावाचक रहता है वहां पे कौन सा, वहां पे देखेंगे द्विगु समास रहता है। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आप लोग सुने होंगे सप्तर्षि या त्रिदोष, इसमें क्या है द्विगु समास है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिन बोया शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। बिन बोया दिया गया, उपसर्ग आपको पता है उपसर्ग क्या होता है, शब्द का अंश होता है, शब्दांश होता है, शब्दों में आगे ही लगा रहता है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, बिन हो जाएगा। बिन देखेंगे ए ऑप्शन में दिया गया है, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपसर्ग जो होता है वह आपका शब्दों में आगे लगा होता है। जो प्रत्यय होते हैं वह भी शब्दांश ही होते हैं, लेकिन शब्द वह देखेंगे अंत में लगे होते हैं, शब्दों के अंत में लगे होते हैं। यह पॉइंट याद रखेंगे, ए वाला यहाँ पे राइट आंसर है। अगला है चालाक, शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय दिया गया, प्रत्यय लास्ट में लगेगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आक हो जाएगा। इसमें क्या प्रत्यय होगा, आक हो जाएगा। तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बिजली शब्द का पर्यायवाची है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। बिजली का जो यहाँ पे पर्यायवाची होता है वह सौदामिनी होता है। बिजली होता है, विद्युत होता है, सौदामिनी होता है, तड़ित होता है, ये सब आपके यहाँ पे बिजली के ही पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि तामसिक का विलोम शब्द है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, तामसिक का होता है सात्विक। सात्विक फर्स्ट वाले में दिया गया है, ए वाले में, तो ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे यहाँ पे प्रश्न है प्रवाल और प्रवार शब्द युग्म का सही अर्थ युग्म क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो देखेंगे यहाँ पे पहला प्रवाल दिया गया इसका अर्थ होता है मूंगा होता है, और जो प्रवार दिया गया इसका अर्थ होता है वस्त्र होता है। तो यहाँ पे मूंगा और वस्त्र दिया गया है ए वाले में, तो ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं। हिंदी भाषा में अगर स्वर की बात की जाए जो एग्जैक्ट आंसर है वह आपका 11 होता है। यह पॉइंट याद रखेंगे, गलती मत कीजिएगा, 11 स्वर होते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार की हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको स्वर कहा जाता है। जो यहाँ पर आप लोग सुने होंगे कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, तो ये क्या है, स्वर हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। पुल्लिंग शब्द आपसे पूछ लिया गया
तो यहाँ पे जो रचना है, प्रार्थना है, आज्ञा, यह क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन पुल्लिंग वाला पूछा गया तो पत्र हो जाएगा। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, यह बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर भी देखेंगे सेम है, यहाँ पे जो पक्षी शब्द है, पक्षी शब्द पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग भी सुनते होंगे कि कितनी आय हो रही है। तो यहाँ पे जो आय है यह क्या है, स्त्रीलिंग शब्द होता है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। अगला 16 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका गरिमा शब्द है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गरिमा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है संधियां 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे, आप लोग यहाँ पे जानते होंगे कि जो संधि होता है, संधि के 3 प्रकार हैं। यहाँ पे उसमें देखेंगे स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है, विसर्ग संधि होता है, लेकिन अनुस्वार कोई भी संधि नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, लेकिन अनुस्वार कोई भी संधि नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। जो नहीं होता वही आपसे पूछा गया, तो डी वाला राइट आंसर है। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्धन लंघन से बनेगा उल्लंघन शब्द। और यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। और यहाँ पर व्यंजन संधि है, यह पॉइंट याद रखेंगे। अगला देखेंगे प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर संधि दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पे शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि विद्याधन आलय, उसमें क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि। तो स्वर संधि आपका किस में होगा, विद्यालय में होगा। ऑप्शन नंबर ए वाले में होगा, तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे पोधन अन किस स्वर संधि का उदाहरण है। पोधन अन दिया गया है, इससे आपका यहाँ पे बनेगा पवन शब्द बनेगा। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसमें होगा अयादि, अयादि स्वर संधि होगी। अयादि दिया गया है बी वाले में, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। और इससे क्या बनेगा, पवन बनेगा। और यहीं पे अगर पौधन अन रहता तो उससे पावन बनता, यह पॉइंट याद रखेंगे। अगला देखेंगे प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न है यथा विधि में कौन सा समास है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखेंगे जो पहला पद है यह क्या है, अव्यय है। तो जिसमें भी पहला पद अव्यय मिल जाए वहाँ पे अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। गुरुदेव शब्द में समास है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। जो गुरुदेव शब्द है इसमें कर्मधारय समास है, जो कि डी में है, डी वाला राइट आंसर है। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं। तो उपसर्ग के बारे में आप लोग जान चुके हैं कि जो उपसर्ग होता है वह शब्दों में आगे ही लगा रहता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अधि। इसमें क्या होगा, अधि उपसर्ग हो जाएगा। देख लेंगे किस ऑप्शन में है, सी वाले में है, सी वाला राइट आंसर होगा। अगला है संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें सम हो जाएगा। संकल्प शब्द में सम क्या होगा, उपसर्ग होगा। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक शब्द है। प्रत्यय देखेंगे शब्दों के अंत में लगे होते हैं, तो इसमें जो लास्ट में लगा है वह इक हो जाएगा। इक सी वाले में दिया गया, सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है। इसमें देखेंगे शेर होता है और शेरनी होता है, तो यहाँ पे नी प्रत्यय लगा हुआ है। मोर सुने होंगे, उसके बाद मोरनी सुने होंगे, तो इसमें क्या है, नी प्रत्यय लगा है। कुट और यहाँ पे कुटनी होता है, तो यहाँ पे नी इसमें भी प्रत्यय लगा है। लेकिन नौकरानी में नौकर और आनी होता है, लेकिन इसमें नी प्रत्यय नहीं होगा, आनी प्रत्यय होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नी प्रत्यय नहीं लगा है, तो सी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे जो आँख शब्द है,
पूछा गया तत्सम नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, आंख शब्द, यह क्या है, तत्सम नहीं है, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। बाकी नेत्र हो गया, नयन हो गया, दृग हो गया, ये सब आपके तत्सम शब्द हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह होगा आपका यहाँ पे अग्र। अग्र यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह तत्सम शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखेंगे जो आपका अमीर शब्द है, अमीर शब्द विदेशी शब्द है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो राज्यपाल होता है यह आपका यहाँ पे इसमें जातिवाचक संज्ञा है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। इनमें से भाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो चिंता है। चिंता क्या है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके 3 भेद होते हैं। 3 भेद में देखेंगे उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है और अन्य पुरुष होता है। जो उत्तम पुरुष होता है उसमें मैं, हम, मुझे आ जाता है। मध्यम पुरुष में तुम, आप, तुझे आ जाता है। जो अन्य पुरुष रहता है उसमें यह, वह, ए, वे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला वह स्वतः ही जान जाएगा, इसमें वह सर्वनाम है। देखेंगे वह आपका शब्द दिया गया है, जो वह है यह सर्वनाम है, तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी अभी आपको जस्ट बताया गया है कि 3 भेद होते हैं, उसमें अन्य पुरुष होता है, उसी में यह, वह, ए, वे रहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पापी में कौन सा विशेषण है, जो देखेंगे पापी शब्द है उसमें गुणवाचक विशेषण है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें सी को चूज किए हैं वह राइट होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। क्रिया विशेषण का यहाँ पे दिया गया भेद नहीं है, तो इसमें देखेंगे जो क्रिया विशेषण होता है उसमें आपका आ जाएगा स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक, ये 3 तो आ जाएंगे, लेकिन जातिवाचक नहीं आएगा, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। जो भी छात्र इस वाले में सी को यहाँ पे चूज किए हैं वह बिल्कुल यहाँ पे राइट होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मोह शब्द कौन सा विशेषण है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे गुणवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। जो मोह शब्द है यह गुणवाचक के अंतर्गत आ जाएगा, तो सी वाला राइट आंसर है। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित यहाँ पे उदाहरण है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अकर्मक का। यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ए वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है। इसमें देखेंगे जैसे अकर्मक क्रिया या आपको सकर्मक क्रिया पहचानना है, तो उसमें यहाँ पे अगर कौन लगा करके प्रश्न करते हैं और अगर आपको उत्तर मिल जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, अकर्मक क्रिया होता है। यह पॉइंट याद रखेंगे। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपसे पूछा जाए यहाँ पे कौन जोर से हंसी, तो यहाँ पे क्या आपका आंसर तुरंत आ जाएगा कि यहाँ पे जो मीरा है वह जोर से हंसी, तो यहाँ पे क्या होगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। इस तरह से चेक कर लेंगे। बाकी जिसमें क्या, किसे, किसका लगा करके अगर प्रश्न करते हैं और उसमें उत्तर मिल जाता है तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया होता है। यह पॉइंट याद रख लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पे इसका आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण का मतलब होता है कि जो क्रिया की विशेषता बता रहा हो, तो यहाँ पे धीरे धीरे हो जाएगा, धीरे धीरे शब्द हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया, बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में यहाँ पे दिया गया संबंध बोधक शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बिना हो जाएगा। जो यहाँ पे बिना शब्द दिया गया यही क्या हो जाएगा, संबंध बोधक शब्द के अंतर्गत आ जाएगा, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला है कि कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा समुच्चय बोधक जो अव्यय होते हैं उसमें देखेंगे अर्थात, अथवा, अतएव ये सब आ जाते हैं, लेकिन आजन्म नहीं आएगा, तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष, शोक आदि भावों से होता है तो वे होते हैं, तो वह देखेंगे हो जाएगा विस्मयादि बोधक अव्यय। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि कौन सा शब्द है जो अनुपम का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अनुपम शब्द है, इसका यहाँ पे जो पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है अद्वितीय, जो कि दिया गया डी में, डी वाला राइट आंसर है। गेह का पर्याय बताइए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गृह हो जाएगा। गेह का यहाँ पे जो पर्याय है वह गृह हो जाएगा। धाम निकेतन होता है, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आचार का विलोम बताइए, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा, विलोम पूछा गया है, आचार का अनाचार होता है, जो कि ए में दिया गया, ए वाला राइट आंसर होगा। प्रवृत्ति का विलोम बताइए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रवृत्ति का हो जाएगा निवृत्ति हो जाएगा, जो कि दिया गया सी वाले में, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि औली और आविल शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो पहला औली दिया गया इसका तो मतलब होता है पंक्ति, जो आविल शब्द दिया गया उसका मतलब होता है गंदा, तो पंक्ति और गंदा डी वाले में दिया गया, डी वाला राइट आंसर है। बलि और जो बलि शब्द है इसमें इस शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो पहला बलि लिखा गया है इसका मतलब होता है बलिदान, और जो बलि होता है जिसे आप लोग सुने होंगे बाहुबली, तो वहाँ पे क्या है उसका अर्थ होता है वीर, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो पहला बलि दिया गया उसका मतलब बलिदान है, जो बलि दिया गया उसका मतलब होता है वीर होता है। अगला प्रश्न आपके सामने कि प्रत्यय शब्द व शब्दांश है जो, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो प्रत्यय के बारे में अभी आपको जस्ट बताया गया है कि वह शब्दांश होते हैं और जो शब्द वह शब्द के बाद में जुड़ते हैं, मतलब शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा, किसी शब्द के बाद में जुड़ता है जो कि प्रत्यय शब्द होता है, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न कि कौन सा शब्द शुद्ध है, तो यहाँ पे इसका आपको राइट आंसर करना है, और जो शुद्ध शब्द होता है वह होता है अंत्याक्षरी। तो देख लेंगे कहाँ पे लिखा गया है, किस वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पे बी वाले में सही रूप से लिखा गया है, तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे निम्न में शुद्ध शब्द बताइए, तो यहाँ पे पूजनीय लिखा गया है और कौन सा शुद्ध लिखा गया वह आपको बताना है। तो यहाँ पे जो शुद्ध शब्द होता है, बहुत सारे छात्र गलती करते हैं, जो शुद्ध शब्द होता है वह होता है पूजनीय होता है, जो कि सी में दिया गया, सी वाला राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और अगर यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं, क्योंकि जो यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम है उसमें देखेंगे आप लोग 200 प्रश्न आएंगे, 200 प्रश्न आएंगे, 400 नंबर का आपका एग्जाम होता है, और उसमें देखेंगे आपका जीके के 50 प्रश्न रहते हैं, और हिंदी या इंग्लिश के 50 प्रश्न रहेंगे, और इसके बाद देखेंगे रीजनिंग के 50 प्रश्न रहेंगे, और आपको जो आर्ट या साइंस या कॉमर्स जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसके 50 प्रश्न रहेंगे। टोटल 200 प्रश्न रहेंगे, 400 नंबर का एग्जाम होगा। और लगभग हर सब्जेक्ट में, जैसे जीके है, जीके में आप लोग देखेंगे लगभग 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से आ जाते हैं। बाकी हिंदी में भी आप लोग देखेंगे लगभग 30 से 35 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर पेपर से ही आ जाता है। रीजनिंग में भी लगभग 30 से 35 प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर पेपर के ही पैटर्न पर आएंगे, सिर्फ उसका जो डिजिट रहता है वही चेंज रहता है। बाकी यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में भी लगभग आपका यहाँ पे 20 से 25 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर पेपर से आ जाते हैं। बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से आते हैं, तो यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको जरूर ले लीजिए। और यहाँ पर आपको मिल रहा है 2011 से लेकर 2025 तक का पूरे 15 साल का पेपर, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे जैसे जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग या विज्ञान वर्ग। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिल रही है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर से भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर लिखना है आपको यूपी बीएड एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर, आर्ट या साइंस लिख करके आपको कमेंट करना है, मैसेज करना है, और जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी, जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिए। और आज की क्लास में जो 50 प्रश्न आप लोग किए हैं उसमें से कितना प्रश्न सही हुआ है कमेंट कर दीजिए। और जो यहाँ पे चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे की जो भी क्लास है इसी चैनल पे प्रोवाइड की जाएंगी। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे PDF मिल जाएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।